वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले वाले जो पार्ट हैं मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन मेथड से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कुछ समस्याएं मतलब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जिनके हमें क्या बनाने हैं, रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और इन रैखिक समीकरण युग्म को हमें विलोपन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए थर्ड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर दो अंकों की संख्या ज्ञात करने को बोला गया है और कुछ कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमें पता है कि दो अंकों की जो संख्या होती है वो इकाई और दहाई से मिलकर बनती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या ले लेती हूँ 45। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला अंक क्या है, इकाई है ना, ये सब तो आप लोगों को पता ही है। और ये अंक क्या होता है, दहाई का अंक। ठीक है, पहला अंक हमारे राइट हैंड साइड से क्या होता है, इकाई का अंक, और उसके जस्ट बाद वाला अंक क्या होता है, दहाई का अंक। ठीक है, तो हमें दो अंकों की संख्या इस क्वेश्चन में बतानी है। ना तो हमें वह संख्या पता है और ना ही, अब संख्या ही नहीं पता है तो ना तो हमें इकाई का अंक पता है और ना ही दहाई का अंक पता है। ठीक है, तो देखिए इस संख्या को हमें ज्ञात करने के लिए इकाई और दहाई के अंक को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर, इकाई के अंक को हम मान लेते हैं y, ठीक है, तथा दहाई के अंक को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तथा दहाई का अंक को हम मान लेते हैं क्या, x। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि दो अंकों की संख्या बनती कैसे है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि दो अंकों की संख्या इकाई और दहाई से मिलकर बनती है। ठीक है, यदि हम इसको विस्तारित रूप में लिखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, 40 + 5 मतलब 40 धन 5 मिलकर क्या बनेगा, 45। ठीक है, और यदि हम इसे और विस्तारित रूप में लिखें तो और क्या लिखा जा सकता है इसे, ठीक है, 4 × 10 धन 5 बराबर कितना, 45। ठीक है, चाहे तो हम इकाई में 1 का गुणा कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर नहीं करूंगी। ठीक है ना, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हम 45 को क्या लिख सकते हैं, 40 धन 5। ठीक है, यदि हम इसका और विस्तार करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 × 10 धन 5 बराबर कितना, 45। ठीक है, चाहे इसको ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, बात एक ही है। ठीक है ना, तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तब हमें क्या बनानी पड़ती है, संख्या। ठीक है, और संख्या अब कैसे बनेगी, ठीक है, संख्या कैसे बनेगी, देखिए इकाई का अंक मैंने क्या माना हुआ है, y, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y। ठीक है, धन दहाई का अंक क्या माना हुआ है हमने, x, तो यहाँ लिख देंगे x। तो देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमें यदि दो अंकों की संख्या बनानी हो, ठीक है, तो इकाई में तो हम किसी भी संख्या का गुणा नहीं करते हैं, लेकिन दहाई में, ठीक है, हमें किसका गुणा करना पड़ता है, 10 का गुणा करना पड़ता है, तब क्या बनती है हमारी संख्या। ठीक है, संख्या बनाने के लिए हमें दहाई में 10 का गुणा करना पड़ेगा और धन लगा करके इकाई का अंक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारी संख्या क्या बनी, 10x धन के y। ठीक है ना, आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक और लाइन आई है, संख्या के अंकों को पलटने से। ठीक है, तो देखिए संख्या के अंकों को पलटने का क्या मतलब है, हम क्या काम करेंगे, इकाई के अंक को दहाई की जगह ले आएंगे और दहाई के अंक को इकाई के अंक की जगह ले आएंगे। ठीक है, मतलब इन संख्याओं का जो स्थान है उसे बदल देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि संख्या के अंकों को
पलटने पर, ठीक है। जैसे ही हम संख्या के अंकों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अब दहाई के स्थान पर आ जाएगा और दहाई का अंक इकाई के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 45 पलट कर क्या हो गया 54, ठीक है ना। तो जब कभी हमें संख्या को पलटना होता है, ठीक है, यदि मैं बात करूं ये जो संख्या हमें ज्ञात करनी है और जो संख्या हमने बनाया हुआ है इसको यदि पलटना हो तो अब क्या हो जाएगा, इकाई का अंक दहाई में आ जाएगा और दहाई का अंक इकाई में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हम संख्या को पलटेंगे तो 10 और इकाई का अंक क्या माना हुआ है हमने y, तो y कहाँ आ जाएगा 10 के गुणे में और ये धन, और दहाई हमने माना हुआ है x, तो x कहाँ आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इस क्वेश्चन में ना आप लोगों को ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी थी कि दो अंकों की संख्या बनती कैसे है, ठीक है। कैसे बनती है, इकाई और दहाई के अंक से बनती है, ठीक है। जैसे ही हम इसका विस्तार करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 45 को 4 गुणा 10 धन कितना 5, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने क्या बना लिया, संख्या। और हमारे पास एक और लाइन आई है क्वेश्चन में कि संख्या के अंकों को हमें पलटना है। तो पलटते कैसे हैं, इकाई का अंक दहाई में आ जाता है और दहाई का अंक इकाई में आ जाता है, ठीक है। अब चलिए इसी की हेल्प हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने इकाई का अंक माना हुआ है, दहाई का अंक माना हुआ है। अब संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है, दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी भाई, अभी अभी मैंने बताया है ये हो जाएगी, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, संख्या क्या आई हमारे पास जो कि हमें ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, 10x धन के y। अब देखिए हम संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या हमें प्राप्त हुई है ये वाली, इसे भी लिख देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। तो मैं लिख देती हूं, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, कुछ नहीं करना, इसे पलट देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 10y और प्लस में x, ठीक है। अब हम क्या लगा देंगे, प्रश्नानुसार। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन चालू होता है, ठीक है। ये तो हमने संख्या बनाना सीखा और संख्या के अंकों को पलटने पर हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है ये हमने बनाया, ठीक है। अब हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9, ठीक है। तो क्या बोला गया फर्स्ट कंडीशन में कि इकाई का अंक धन दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। तो अंक क्या है इकाई और दहाई के, तो ये हो जाएगा x धन y बराबर कितना 9। तो इस प्रकार हमारे पास समीकरण फर्स्ट आ चुका है, ठीक है। अब देखिए आगे दे रखा है कि इस संख्या का 9 गुना, है ना, संख्या क्या है ये है, तो संख्या का 9 गुना हम कर देते हैं, ठीक है। संख्या का 9 गुना है 10x प्लस y, ठीक है। अब 9 गुना बोला है तो पूरी संख्या में हम क्या कर देंगे, 9 का गुणा कर देंगे, ठीक है। आगे है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो देखिए इस संख्या, मतलब ये जो संख्या हमने बनाया हुआ है इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम संख्या को जो हमने पलटा है उसको लिख देते हैं, जो कि क्या है 10y धन के x, ठीक है। अब इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या का कितना है 2 गुना, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2 गुना और बीच में लगा देंगे क्या हम बराबर, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है, बस इसे हमें आगे सरल करके समीकरण नंबर 2 बना करके विलोपन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। इतनी ही चीजें थी जो समझने लायक थी, ठीक है ना। अब चलिए इसे आगे सॉल्व कर लेते, तो 9 से 10 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 90x, ठीक है, धन 9 से y का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9y बराबर 2 से 10y का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 20y धन, ठीक है, 2 से x का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x। अब इसकी तो जरूरत है नहीं, ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 90x, ठीक है, x वाला पद हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 2x, ठीक है, प्लस के 9y इधर ही है, ठीक है, और ये
20y का हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 20y और ये बराबर में कितना, 0। ठीक है, अब इधर के जो दोनों पद हैं उसका हमने पक्षांतर कर दिया, तो इस साइड क्या बचा, राइट हैंड साइड। ठीक है, 0 बचा। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 90x में से 2x हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88x। अब देखिए y वाले पद जुड़ेंगे या घटेंगे चिन्ह के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए ऋण धन का क्या होगा, ऋण 20y में से हम 9y माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ऋण के 11y। ठीक है, 20 में से हम 9y माइनस करेंगे तो 11y आएगा और बड़ी संख्या का साइन लग जाएगा जो कि कितना है, माइनस, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ से हम 11 कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 11 कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचा, 8x। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, सिंगल y, क्योंकि 11 तो हमने कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, उभयनिष्ठ निकाल लिया है, बराबर में क्या आ गया, 0। ठीक है, अब इस 11 का भी क्या हो जाएगा, पक्षांतर। ठीक है, तो ये हो गया 8x माइनस के y बराबर, ये 0 के अपॉन में कितना आ जाएगा, 11। ठीक है, और हमें पता है कि 0 के बटे में कोई भी संख्या होती है तो उसका मान कितना आता है, 0 ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8x माइनस के y बराबर में कितना, 0। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब देखिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए मैं पहले समीकरण 1 को यहाँ लिख देती हूँ। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस y बराबर में कितना है, 9। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 अभी अभी क्या आई हमारे पास, 8x माइनस y बराबर में कितना, 0। अब आगे देखिए, यदि हमें इन दोनों समीकरणों को विलोपन मेथड से सॉल्व करना है तो हमें क्या काम करना होता है कि इन दोनों चर मतलब किसी एक के गुणांकों को, मतलब x और y में से किसी एक के गुणांकों को क्या करना होता है, बराबर। लेकिन किस कंडीशन में, जब हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y का गुणांक क्या है, प्लस के 1। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड समीकरण में y का गुणांक क्या है, माइनस के 1। ठीक है, यदि हम इन दोनों समीकरणों को घटाने की बजाय जोड़ दें तो ये दोनों पद तो ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, और हमारा पर्पस क्या होता है गुणांकों को बराबर करने का, कि किसी तरह एक चर जो है या एक चर वाला जो पद है वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसे घटाने की बजाय क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, जब हम इन दोनों समीकरणों को प्लस कर रहे हैं ना, मतलब जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर साइन चेंज बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, यदि हम इन दोनों समीकरणों को क्या करते, माइनस करते या पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाते, तब यहाँ पर साइन चेंज होते। ठीक है, अब जोड़ रहे हैं तो साइन तो चेंज होंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए प्लस का y और ये माइनस का y डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, और 8x में एक x जुड़कर कितना हो जाएगा, 9x। ठीक है, बराबर, अब जोड़ रहे हैं तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, या मैं कह दूं x बराबर कितना आया, 1। ठीक है ना। अब इस x के मान को हम क्या काम करेंगे, या तो समीकरण 1 में रखेंगे या तो समीकरण 2 में रखेंगे और y का भी मान निकाल लेंगे। ठीक है, और ये x क्या आया है हमारे पास, दहाई का अंक। ठीक है, इसी तरह हम इकाई का अंक मतलब y का भी मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं समीकरण 1 में x का मान रख देती हूँ। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो चलिए रख देते हैं। समीकरण क्या है, x धन y बराबर 9। ठीक है, अब देखिए x की जगह हम क्या रख देंगे, 1। तो ये हो जाएगा 1 धन कितना, y बराबर कितना, 9। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इस 1 का हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 ऋण 1। ठीक है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो देखिए इस प्रकार हमारे पास इकाई का अंक और दहाई का अंक आ चुका है। ठीक है, लेकिन हमें बताना क्या है, संख्या बतानी है। ठीक है ना, बोला गया ना कि वह संख्या बताइए, तो संख्या हमने क्या बनाया हुआ है, लिख लेते हैं। संख्या बराबर क्या है, 10x धन y। ठीक है, अब हम यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10, x का मान है 1। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, y का मान आया है 8। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 धन 8। ठीक है, बराबर कितना,
18, ठीक है ना। तो संख्या क्या आई हमारे पास 18। और हम वैसे भी बता सकते थे कि संख्या हमारे पास क्या आई है, ठीक है। इकाई का अंक क्या आया है हमारे पास 8, ठीक है। इकाई का अंक है 8 और दहाई का अंक है 1, तो संख्या क्या आ गई है 18, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन बस आपको क्या आनी चाहिए, संख्या बनानी आनी चाहिए, ठीक है। यदि आपने संख्या बनाना सीख लिया और उसे पलटने पर प्राप्त संख्या बनाना सीख लिया, तब तो ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन की तरह बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में बोला गया है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है, और उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट देने के लिए कहा। मतलब वो 2000 रुपए लेने गई बैंक में और उसने कहा कि मुझे 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट देना, ठीक है। मीना ने टोटल 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पता है कि 50 रुपए और 100 रुपए के कुल नोट कितने हैं, 25 नोट हैं। तो हमें यहाँ नहीं पता है कि इन 25 नोटों में 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं, है ना। तो यही चीज हमें इस क्वेश्चन में बतानी है, ठीक है। तो देखिए ना तो हमें 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है ये पता है, ना ही 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है ये पता है, ठीक है। तो जो चीज हमें इन क्वेश्चंस में नहीं पता होती है उसे हम मान लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी है, x है, ठीक है। 50 रुपए के नोटों की संख्या को मान लेते हैं हम x, और या तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या को हम मान लेते हैं y, ठीक है। 100 रुपए के नोटों की संख्या को हम मान लेते हैं y, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में दी गई शर्तों के अकॉर्डिंग हम क्या बना लेंगे, 2 रैखिक समीकरण युग्म बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर लगा देती हूँ क्या प्रश्नानुसार। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि मीना ने बैंक से कुल कितने रुपए निकाले, 2000 रुपए निकाले, ठीक है। और उन 2000 में 50 के नोट थे और 100 रुपए के नोट थे, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, हमने यहाँ पर 50 के नोटों की संख्या x माना हुआ है, ठीक है। तो हम 50 में x का गुणा कर देंगे और 100 में y का गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी मानी हुई है, y, ठीक है। और जब हम इन नोटों की संख्या में इन रुपए से गुणा कर देंगे, ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपए, क्योंकि टोटल उसने 2000 रुपए ही तो निकाले हैं ना। तो चलिए मैं यहाँ पर इक्वेशन बना देती हूँ फर्स्ट शर्त के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50x, ठीक है, प्लस 100y बराबर कितना, 2000 रुपए। आई होप ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो, ठीक है। देखिए मीना ने कुल कितने रुपए निकाल कर लाई है बैंक से, 2000 रुपए, ठीक है। हमें नहीं पता है कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है और 100 के नोटों की संख्या कितनी है, ठीक है। जो हमने माना हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बना लिया, इक्वेशन बना लिया। सपोज दैट, ठीक है। अब 2000 आएगा कैसे, सपोज दैट यहाँ पर
50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 10। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? देखिए 50 गुणा, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, ठीक है, 10 धन, मान लेते हैं कि 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? 15। ठीक है, तो देखिए 50 से 10 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 500 धन 100 से 15 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 1500, और ये टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 2000 रुपए। ये तो हमने माना हुआ है, ठीक है, आंसर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। तो देखिए इस समीकरण को हम और इजी बना सकते हैं, ठीक है ना, सभी जगह मतलब सभी पदों में 50 का भाग चला जाएगा, ठीक है, तो ये समीकरण और इजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं कर देती हूँ, समीकरण के दोनों पक्षों में 50 का भाग देने पर, ठीक है, तो देखिए 50 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 50x, ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं 50 का भाग धन, ये हो गया 100y, ठीक है, इसमें भी हम 50 का भाग दे देते हैं, बराबर 2000 में भी हम 50 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 50 से 50 क्या हो जाएगा? कैंसिल, 50 से 100 2 बार कैंसिल होगा, ठीक है, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 5 चौके 20, और ये कितने बार कटा? 40 बार, ठीक है। तो इक्वेशन या मैं कह दूं समीकरण हमारे पास क्या आया? यहाँ पर केवल बचा x, यहाँ पर बचा है 2y, बराबर यहाँ पर क्या बचा है? 40, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार हमने इस समीकरण को क्या किया? सरल, ठीक है। तो समीकरण 1 हमारे पास प्राप्त हुआ, x धन 2y बराबर 40, ठीक है। अब सेकंड समीकरण तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो यहाँ पर नोटों की कुल संख्या कितनी है? 25, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोटों की संख्या को जोड़ दूं तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा? 25, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर माना हुआ है ना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x है और 100 रुपए के नोटों की संख्या y है, ठीक है। यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कुल टोटल नोट कितने आ जाएंगे? 25, ठीक है। तो सेकंड शर्त के अकॉर्डिंग तो हमें बहुत ही आसानी से इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं, x धन y बराबर कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमारे पास दो समीकरण आ चुके हैं। इन दोनों समीकरणों को हम विलोपन मेथड से सॉल्व करके 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर पहला समीकरण लिख देती हूँ, जो कि क्या है? x धन 2y बराबर कितना है? 40, और दूसरा समीकरण है x धन y बराबर कितना? 25। अब देखिए हमें क्या काम करना होता है कि x और y में से किसी एक के गुणांकों को क्या करना होता है? बराबर, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 1 है ना। समीकरण 2 में x का गुणांक है 1 और समीकरण 1 में भी x का गुणांक कितना है? 1, ठीक है। तो हमें गुणांकों को बराबर करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है ना। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को क्या कर देंगे हम? माइनस, ठीक है। जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस के एक्स माइनस के एक्स क्या हो जाएंगे? कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस, और 2y में से हम एक y को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? सिंगल y, ठीक है। और साइन कौन सा आने वाला है? प्लस, क्योंकि 2y बड़ी संख्या और 2y के पास कौन सा साइन है? प्लस, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है। बराबर यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। और 40 में से हम 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या देख पा रहे हैं कि y का मान कितना आया हमारे पास? 15, ठीक है। और y क्या है? 100 रुपए के नोटों की संख्या है, ठीक है। तो एक आंसर तो आ चुका है हमारे पास। अब हम क्या काम करेंगे? इस y के मान को ना समीकरण नंबर 2 में रखकर x का मान भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास? x धन y बराबर 25,
x धन y बराबर कितना है 25, ठीक है। ये हो जाएगा x धन y की जगह हम y का मान रख देते हैं, तो ये कितना है 15 बराबर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा 25 और माइनस में आ जाएंगे कितने 15, ठीक है। तो x बराबर 25 में से 15 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है, या मैं कह दूँ 10। तो इस प्रकार x का मान हमारे पास कितना आया 10, जो कि क्या है 50 रुपए के नोटों की संख्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। 50 रुपए के नोटों की संख्या जो कि हमने माना हुआ था x बराबर कितनी आई है 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या को हमने माना हुआ था कितना y बराबर कितनी आई है 15, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, बस आपको क्या बनाना आना चाहिए, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, ठीक है। जिस स्टूडेंट ने इक्वेशन बना लिया तब तो फिर विलोपन मेथड से इन्हें सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी मतलब लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 5th पार्ट। देखते हैं इसमें हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। एक पुस्तकालय है मतलब लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें पुस्तकें किराए पर दी जाती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किराया कैसे लिया जाता है, प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो नियत है, ठीक है। मतलब यदि आप 5 दिन के लिए कोई बुक लेकर जा रहे हैं तो उसमें 3 दिन का जो किराया होगा उस बुक का, ठीक है, वो फिक्स है कि 3 दिन का किराया तो आपको इतना देना ही है, मतलब वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। अब आगे है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि वो पुस्तकालय वाले क्या काम करते हैं कि प्रथम 3 दिन का मतलब फर्स्ट 3 डेज का एक फिक्स किराया उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यदि कोई 4 दिन के लिए लेकर जा रहा है, कोई 5 दिन के लिए लेकर जा रहा है, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया वो लोग लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए और सूसी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपए अदा करे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना क्या है, देखिए, ठीक है, हमें बताना है क्या कि वो नियत किराया कितना है, मतलब वो 3 दिन का जो फिक्स किराया वो लोग लेते हैं वो कितना है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, ये चीज हमें बतानी है इस क्वेश्चन में। तो जैसा कि हमें पता है इन क्वेश्चंस में जो चीज हमें नहीं दी गई होती है उसे हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं, मतलब जो चीज हमें पूछा होता है ना उसे हम मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना नियत किराया नियत किराए को हम मान लेते हैं x रुपए, ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हम मान लेते हैं y रुपए, ठीक है। तो पहले लिख देती हूं तथा, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा करे, ठीक है। तो देखिए इसका हम समीकरण कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए सरिता ने 7 दिनों तक क्या रखा, पुस्तक रखा, ठीक है। तो 7 दिनों में 3 दिन तो वो क्या देगी, नियत किराया, ठीक है, जो पुस्तकालय वालों ने नियत किराया रखा है 3 दिन का, ठीक है। तो 3 दिन का वो क्या देगी, नियत किराया। टोटल 7 दिन है तो 3 दिनों का तो वो नियत किराया देगी, ठीक है। और यहाँ पर बचे हुए दिनों का, ठीक है, अब 7 में से 3 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 4 दिन बचेंगे, ठीक है। तो 4 दिन का वो क्या देगी, अतिरिक्त किराया देगी, ठीक है। क्या देगी, अतिरिक्त किराया देगी।
ठीक है, तो इक्वेशन हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो 3 दिन का जो फिक्स किराया है, मतलब नियत किराया है, उसको हमने क्या माना हुआ है, x रुपए, ठीक है। तो ये हो गया x, और यहाँ पर ये जो x है ना, ये 3 दिन का नियत किराया है। बोला गया है ना कि 3 दिनों का एक नियत किराया है, ठीक है, जिसको हमने माना हुआ है x, ठीक है। अब देखिए लगा देंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए टोटल 7 दिनों के लिए वो बुक लेकर जाती है, तो अब बचे कितने दिन, 4 दिन, ठीक है। तो ये हो गया 4। अब 4 से हम क्या करेंगे, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने कितना माना हुआ है, y रुपए, तो 4 में क्या करेंगे, y का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 4y, बराबर में कितना हो जाएगा, वो कितने रुपए देती है, 27 रुपए, तो बराबर में आ जाएगा 27 रुपए, ठीक है। आई होप ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आई हो, ठीक है। जो सरिता है वो कुल 7 दिनों के लिए पुस्तकालय से पुस्तक लेकर जाती है, ठीक है। तो 3 दिन का तो उसे फिक्स किराया देना है, ठीक है। अब बचे हुए 4 दिन, ठीक है। तो 4 दिन में क्या देगी, वो प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया देगी, ठीक है। और टोटल उसने कितने रुपए दी है, 27 रुपए। तो ये फिक्स किराया और ये 4 दिन का अतिरिक्त किराया मिलाकर कितने हो जाएंगे, टोटल इतने 7 दिनों का किराया वो कितना देती है, 27 रुपए, ठीक है। इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया, ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या दी हुई है, ठीक है। आगे है, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, ठीक है। तो चलिए इसका भी समीकरण बना लेते हैं, ठीक है। अब टोटल उसने 5 दिनों के लिए पुस्तक ले गई, ठीक है, जिसमें से उसे 3 दिन का तो फिक्स किराया देना है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, x धन, ठीक है। अब 5 में से 3 दिन तो उसने फिक्स किराया दे दी, तो अब कितने दिन बचे, 5 में से 3 हम माइनस कर देंगे तो 2 दिन बचे, ठीक है। 2 दिन का उसे प्रत्येक दिन के हिसाब से अतिरिक्त किराया देना होगा, ठीक है। तो बचे हुए 2 दिन में हम किसका गुणा कर देंगे, y का गुणा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 21 रुपए, और इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट बहुत ही आसानी से इन दोनों समीकरणों को बना लेते हैं ना, इसके बाद तो फिर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसे हम विलोपन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर हमें क्या करना होगा कि 2 चर में से, मतलब x और y में से किसी भी एक के गुणांकों को हमें बराबर करना होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x के गुणांक क्या दिए हुए हैं, बराबर, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोनों समीकरणों में x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो चलिए डायरेक्ट हम विलोपन मेथड लगा करके इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x धन 4y बराबर कितना दिया हुआ है, 27, ठीक है। और नीचे वाला समीकरण क्या है, x धन 2y बराबर कितना है, 21। अब देखिए हम क्या काम करते हैं कि इन समीकरणों को घटा देते हैं, मतलब समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और जैसे ही हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले समीकरण के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, ठीक है। ये प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब देखिए ये प्लस के x और माइनस के x क्या हो जाएंगे, कैंसिल, प्लस माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। और 4y में से 2y हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस के 2y, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन क्या है, प्लस, ठीक है। और ये बराबर, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस, ठीक है। और 27 में से हम 21 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो देखिए हमारे पास क्या आया, 2y बराबर कितना है, 6, ठीक है। 2 से 6 कैंसिल होगा तो y बराबर कितना आ गया, 3, या मैं कह दूं 3, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने जो y रुपए माना हुआ था, ये कितना आया, 3 रुपए, ठीक है। अब x का मान हमें निकालना होगा, मतलब नियत किराया भी तो पूछा है ना हमसे। तो हम क्या काम करेंगे, इस y को समीकरण 1 या 2 में रखकर x का मान निकाल लेंगे। तो चलिए मैं समीकरण 2 में y का मान रख देती हूँ, ठीक है। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x धन 2y बराबर कितना, 21। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस ये हो गया 2, और y की जगह हम रख देते हैं क्या, y का मान जो कि कितना है, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हो गया x प्लस
3 दूनी कितना होता है 6 बराबर ये हो गया 21, ठीक है ना। तो x का मान चाहिए तो हमें 6 का क्या करना होगा पक्षांतर, तो ये हो गया -6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21 में से 6 हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 15, ठीक है ना। तो इस प्रकार x मतलब नियत किराया हमारे पास कितना रुपए आया है 15 रुपए, ठीक है। अब चलिए इन दोनों आंसर को हम यहाँ लिख देते हैं। तो नियत किराया x बराबर कितना आया है 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर कितना आया है 3 रुपए, ठीक है। और यही क्या है हमारे आंसर। इस प्रकार सरिता और सूसी ने नियत किराया मतलब 15 रुपए तो दिए ही दिए 3 दिन के, शुरुआती 3 दिन के, और उन्होंने एक्स्ट्रा डेज के लिए जो बुक ली थी उसके लिए उन्होंने कितना पे किया 3 रुपए पे किया, ठीक है, प्रत्येक दिन के लिए। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।